सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करके इसको खत्म करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में एक ऐसी ब्रांच खोली है जो पूरी तरह से केवल महिलाओं के द्वारा संचालित है। तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक ने एक अनोखी पहल के अंतर्गत उत्तरी केरल के कोझिकोड में एक ऐसी ब्रांच खोली है जो पूर्ण रूप से केवल महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित है। इस ब्रांच में 4 महिला बैंकर हैं। बैंक के अनुसार 31 मार्च 2022 तक कार्यबल में महिलाओं की संख्या 21.7% थी और बैंक की योजना है इस संख्या को 2025 तक 25% तक बढ़ाना। चलो बताओ, किस राज्य में अभी पहला महिला बैंक खुलेगा? तो आंसर होगा राजस्थान में, जिसको ऑपरेट भी करेगी महिलाएं और महिलाओं को इसमें लोन भी दिया जाएगा। इसका नाम है राजस्थान महिला निधि। और देश का पहला रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित है वो है माटुंगा रेलवे स्टेशन। अच्छा, देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया इसमें, और इसमें टॉप पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, भारत दूसरे स्थान पे रहा था। क्रिकेट में बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात नहीं कर रहे। ओवरऑल तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे था और भारत चौथे स्थान पे था। HDFC बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन है। वी कैन अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन होती है। बाकी SBI अभी इसने उत्सव सावधि जमा यानी कि उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की। और फेडरल बैंक ये नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी इसकी पहली महिला MD CEO बनी थी, ए मणिमेखलाई। ये याद रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि SSC CGL का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है। और अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो IBPS क्लर्क का एग्जाम भी आने वाला है। तो अब आपको अपनी तैयारी को भी बूस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हो कि इसी साल आप एग्जाम क्रैक कर लो तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी को और अच्छा करना होगा। कैसे करेंगे? तो अनअकैडमी के बेस्ट टॉप एडुकेटर से पढ़े। और अनअकैडमी इस वक्त 20% ऑफ भी दे रहा है। और अगर बैंक की बात करेंगे तो बैंक में तो सबसे ज्यादा 30% का डिस्काउंट दे रहा है, जो कि शायद फिर कभी इतना ज्यादा प्राइस ड्रॉप न करे। ये शायद पहली और आखिरी बार इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। तो आज ही आप इसका फायदा उठाओ और अपनी IBPS क्लर्क की तैयारी को बूस्टअप करो। बहुत ही अच्छे बढ़िया बढ़िया टीचर्स भी हैं, बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट भी है। अब अपने एग्जाम की तैयारी को और बढ़िया कर लो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर के आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्काउंट पाने के लिए आपको अपना कोड जरूर यूज करना होगा, जो क्या है? क्रैक एग्जाम 10। फिर बताओ, अभी हाल ही में SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली ब्रांच कहां पे खोली? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो SBI ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली ब्रांच बेंगलुरु में खोली है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बेंगलुरु के कोरमंगला में स्थित ये शाखा शेयर बाजारों में लिस्ट होने तक स्टार्टअप कंपनियों को वित्तीय समर्थन देगी। मतलब स्टार्टअप्स के लिए ये मुख्य रूप से काम करेगी। तभी तो देश में स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें फंड देने के लिए ये पहली बैंक ब्रांच होगी। और आप जानते हो बेंगलुरु को भारत का स्टार्टअप हब भी कहते हैं। तो कहाँ पे खुला ये? बेंगलुरु में। आपको याद है गूगल ने छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की थी। और अभी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक टॉप पे रहा था। वैसे नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। और भारत का 100वां यूनिकॉर्न ये बना था। यूनिकॉर्न मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जिसका मार्केट कैप $100 बिलियन के पार पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। और ये भारत का 100वां नंबर का बना था नियो बैंक ओपन। ये ध्यान रखना, और यही ध्यान रखना। अभी तो बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी किस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का नाम क्या होगा? विजिल आंटी। और टेलीविजन पर लोला कुट्टी का लोकप्रिय किरदार निभाने वाली अनुराधा मेनन विजिल आंटी अभियान के चेहरा बनेंगी। आपको याद होगा HDFC बैंक ने इससे पहले एक साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो ये भी शुरू किया था।
और अब ये विजिल अंटी अभियान के जरिए सुरक्षित बैंकिंग के लिए क्या करें और क्या ना करें के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे। बाकी HDFC बैंक के बारे में आपको पीछे बता ही चुका हूं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी अगस्त 2022 में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा गुरदीप रंधावा को। तो भारतीय मूल के उद्यमी गुरदीप सिंह रंधावा को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। उन्हें भारतीय समुदाय की चिंताओं को सुनने और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया। रंधावा ये जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य हैं और ये जर्मनी की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है। आप जानते हो अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे इंदरमीत गिल, टाटा प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर बने विनायक पाई और KVIC के नए चेयरमैन कौन बने? मनोज कुमार। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी अगस्त 2022 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनुज पोद्दार को। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को MD CEO के रूप में नियुक्त किया है। एक्चुअली में कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को अलग अलग कर दिया। पहले ये दोनों पद एक ही व्यक्ति संभाल रहे थे, शेखर बजाज, तो अब अध्यक्ष वही रहेंगे शेखर बजाज, पर मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं अनुज पोद्दार। बाकी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने इंद्रजीत कैमोत्रा, ONGC विदेश लिमिटेड के MD बने अभी राजर्षि गुप्ता और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO बने आशीष कुमार चौहान। ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी किसे राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू उनका सचिव बनाया गया? तो आंसर होगा राजेश वर्मा को। तो अभी कॉरपोरेट मामलों के सचिव हैं राजेश वर्मा, इनको अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये हमारे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और कौन से नंबर की हैं? तो 15वें नंबर की। चलो आप तो ये बता दो, अभी नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धनखड़, ये कौन से नंबर के हैं? 14 नंबर के। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे UU ललित, 3 महीने के लिए बने थे, कौन से नंबर के? 49 नंबर के। और मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये राजीव कुमार बने थे, कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। अच्छा, अभी राष्ट्रपति जी के मानद सर्जन कौन बने थे? दलजीत सिंह बने थे। और अलकेश कुमार शर्मा की बात करेंगे तो भारत के IT सचिव हैं। अभी इनको संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया था। और विनय मोहन क्वात्रा ये हमारे नए विदेश सचिव बने थे। अच्छा, इसी तरह से BCCI के पूर्व सचिव का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा मुंबई में। हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है ना नितिन गडकरी, अभी उन्होंने मुंबई में देश की पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को शुरू किया। इसे स्विच मोबिलिटी ने बनाया है। ये पुराने ज़माने में चलने वाली डबल डेकर बस के डिज़ाइन में बनाई गई है और इस तरह की टोटल 900 बसें चलेंगी मुंबई में। इसमें एक बार में 90 पैसेंजर बैठ सकेंगे। आपको याद होगा उड़ीसा की सार्वजनिक परिवहन सेवा है मो बस, उसको अभी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलो बताओ किस राज्य ने अभी नारी को नमन योजना शुरू की, जिसमें वहाँ की जो बसें हैं सरकारी बसें उसमें महिलाओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। और डिजिटल टिकट सिस्टम से लैस बस सर्विस को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना सब। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी अगस्त 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने नवजात बच्चों के लिए देश के पहले मानव दुग्ध बैंक की शुरुआत की? तो आंसर होगा नेपाल। तो अभी नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने एक मातृत्व और महिला अस्पताल में देश के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में स्थापित मानव दुग्ध बैंक अमृत कोष में महिलाओं से दान में मिले मानव दूध को कलेक्ट करके पॉस्चराइज करके वह इसकी जांच और भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक ये कहाँ पे खुला था? ये मुंबई में खुला था और ये भारत का ही नहीं एशिया का पहला था। ये बात है 1989 की। आप जानते हो नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं हम? 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को सफ़ेद क्रांति का जनक उनको कहा जाता है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं।
और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को होता है। चलो बताओ जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना था? ज़ेरी। आपको याद है अभी केरल सरकार ने अंडे और दूध योजना शुरू की आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए, 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए। और इसी तरह से राजस्थान ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की, 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलेगा और 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों को 200 ml। तो इतना आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी अगस्त 2022 में कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? तो आंसर होगा मंडला। तो मध्य प्रदेश का यह आदिवासी बहुल क्षेत्र देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने 2020 में निवासियों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए निरक्षरता से आज़ादी अभियान शुरू किया। तो किसी भी व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कब कहा जाता है? जब वे अपना नाम लिख सके, चीज़ों को गिन सके, मतलब संख्यात्मक ज्ञान हो, और हिंदी पढ़ने और लिखने में वो सक्षम हो। अच्छा, आपको याद होगा इसी साल के स्टार्टिंग में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया था, जिसमें टॉप पे जम्मू था, सेकंड पे डोडा और तीसरे पे था सांबा जिला। और भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम ये कहाँ पे बनेगा? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अच्छा, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था? झारखंड का जामताड़ा जिला। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला यह है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अगस्त 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, जबकि दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव ये देश का पहला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब इस राज्य और इस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में अब सभी गांवों के लोगों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है। आप जानते हो जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत होती है 2019 में, जिसका टारगेट है 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पीने योग्य जल का पानी उपलब्ध कराना। अभी देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। और आप जानते हो हर घर जल वाला देश का 100वां जिला कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। चलो बताओ अगस्त 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने की घोषणा की? तो आंसर होगा मलेशिया। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में अपना पहला इंटरनेशनल मार्केट एंड सेल्स ऑफिस खोलने की घोषणा की है। तो मलेशिया में ये कार्यालय हल्के लड़ाकू विमान तेजस के साथ सुखोई 30 विमान और हॉक ट्रेनर विमान के लिए नए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा। ये कार्यालय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सेवाओं का विस्तार करने में भी मदद करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, इसके अध्यक्ष हैं आर माधवन। आप जानते हो मलेशिया के साथ पहली बार हमने एक एक्सरसाइज किया था अभी उदार शक्ति नाम से, जो कि एक एयर एक्सरसाइज था, मलेशिया में हुआ था ये। अच्छा, भारत का एक ड्रोन स्टार्टअप भी है गरुड़ एरोस्पेस, जिसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी, याद होगा आपको। तो अभी गरुड़ स्पेस भी अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा मलेशिया में ही। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, जहाँ पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। मलेशिया रिंगिट करेंसी है, प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि भारत से सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल ये कौन सा देश खरीद रहा है? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना जिन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ मानवतावादी सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पहली बार 2009 में मनाया गया था इसको। थीम क्या है? इट टेक्स अ विलेज। वैसे 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की?
पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। अब ध्यान से सुनना, ये तो हमने पढ़ा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, वो होता है 10 दिसंबर को। तो दोनों को अलग अलग याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। तो हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको श्रद्धांजलि देने और सद्भावना के भाव का विस्तार करने के लिए मनाया जाता है। इस साल 20 अगस्त 2022 को हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 78वीं 78 नंबर की जयंती मना रहे हैं। वैसे 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, और 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी डे के रूप में भी मनाते हैं। ये भी ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा इंदौर में। तो जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ये भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं आप जानते हो? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अच्छा, 2021 में हमने जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद। आपको बता दूं हमने 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, फिर हर साल मनाते थे, लेकिन 2015 से फिर हमने कहा कि अब इसे 2-2 साल में एक बार मनाया जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ 2023 में जो 23वें नंबर के इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है, जो इसका आयोजन ये कहाँ पे होगा? कोलकाता में। आप जानते हो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, और भारत में भी जम्मू कश्मीर में होगी ये बैठक। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। याद रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में दही हांडी को मिलेगा खेल का दर्जा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा। यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। तो इस उत्सव में आपको पता है ना क्या होता है? रस्सी के सहारे ऊपर हवा में मटकी को लटका दिया जाता है, उसमें दही भरा हुआ होता है। फिर काफ़ी सारे लोग पिरामिड बना करके एक बंदा उसके ऊपर चढ़ता है, वो दही को फोड़ता है। दही हांडी का आयोजन इसे ही कहते हैं, जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, आपको पता ही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी दही हांडी समारोह के तहत बनाए जाने वाले मानव पिरामिड को साहसिक खेल की पहचान देने का फैसला किया है, जो इंसान नीचे पिरामिड बनाते हैं। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि मानव पिरामिड बनाने के दौरान अगर किसी प्रतिभागी का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाता है तो मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे 7 लाख रुपए, और मामूली रूप से घायल होता है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलो आप बताओ 36वें नेशनल गेम्स 2022 ये कहाँ पे? गुजरात में। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के पंचकुला में। इसका शुभंकर धाकड़ था, इसको जीता हरियाणा ने ही। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। अच्छा, दही की बात है तो बताओ दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अगस्त 2022 में UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी? तो आंसर होगा मनीषा कल्याण। तो मनीषा कल्याण UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। अभी उन्होंने एंगोमी साइप्रस में यूरोपीय क्लब प्रतियोगिता में अपोलोन लेडीज फुटबॉल क्लब के साथ अपने खेल करियर की शुरुआत की। अच्छा, इनके नाम से आपको कुछ याद आएगा। अभी इन्हें 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था, जबकि पुरुषों में चुना गया था सुनील छेत्री को। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की? तो आंसर होगा सिक्किम। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं PS तमांग, उन्होंने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए 2 योजनाओं को शुरू किया। एक का नाम है अम्मा योजना, दूसरी है वात्सल्य योजना। तो अम्मा योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे, जो उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे।
जबकि वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, यहाँ के मुख्यमंत्री PS तमांग हो गए। अच्छा, सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई क्या है? ब्लू ड्यूक। और सिक्किम की स्टेट फिश क्या है? केटली है। ये भी नई बनी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, अगस्त 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने एक्वा बाजार एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पुरुषोत्तम रूपाला। हमारे मत्स्य पालन व पशुपालन मंत्री हैं ये पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्होंने अभी एक्वा बाजार नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ये एप्लीकेशन मछली किसानों और हितधारकों को मछलियों के लिए बीज, चारा, दवाएं और मछली पालन के लिए आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराएगी। इस एप्लीकेशन को किसने बनाया? ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने। आपको याद होगा, इन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला ने ही भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया था नई दिल्ली में। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय केंद्र ये कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक पायलट परियोजना के आधार पर किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग से बनी रोड बनाएगा। ये स्टील स्लैग रोड इस तरह की पहली परियोजना होगी और ये रोड भारी बारिश और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होगी। स्टील स्लैग यानी कि स्टील के प्लांट होते हैं, वहाँ स्टील का कचरा निकलता है, तो उससे बना रहे हैं ये सड़क। इसी तरह से आपको याद होगा, अगर आपसे पूछे किस शहर में पहली स्टील सड़क बनी थी? सूरत में बनी थी, चाहे वो 1 किलोमीटर की बनी हो, लेकिन बनी थी वहाँ पे। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1960 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। आप जानते हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी थी? वैशाली हिवासे। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो बना तो रोड रहा है, तो रोड मंत्रालय मत कर देना, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो आंसर होगा बीबी माई स्टोरी। तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बायोग्राफी है जिसका नाम है बीबी माई स्टोरी। ये अभी नवंबर में आने वाली है, ये अभी नवंबर 2022 में लॉन्च हो रही है। तो इस बुक में बेंजामिन नेतन्याहू के शुरुआती वर्षों से लेकर मध्य पूर्व भू राजनीति पर उनके विलक्षण दृष्टिकोण और राष्ट्रपति क्लिंटन, ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी बातचीत, ये सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। वैसे इजराइल के भी नए प्रधानमंत्री कौन है? यायर लेपिड है। कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। आप जानते हो हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है उंगलिल ओरुवन। और पूर्व क्रिकेटर थे गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, उनकी बायोग्राफी है रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, उनकी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, इनकी है माइंड मास्टर। सुरेश रैना की है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और रतन टाटा जी की है रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? नाम है नारायण। तो अभी केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार नारायण का भी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नारायण को उनके पहले उपन्यास कोचार रेठी के लिए 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद कोचार रेठी द अर्या वुमन ने 2011 में क्रॉसवर्ड पुरस्कार जीता। इनकी कुछ और भी प्रमुख कृतियां हैं जैसे कि वंदनम, उरालीकुड्डी, अर्नु थोलकुन्नवर। आप जानते हो भारतीय इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? BK सिंघल को। निधन हो गया इनका भी। और 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से कौन फेमस है? सुशोभन बनर्जी, बंगाल के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, ये इनका भी निधन हो गया। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर V कृष्णमूर्ति का भी निधन हो गया।
ये भेल के, सेल के, मारुति उद्योग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और आदिवासियों की बात है तो मुझे बताओ, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और आपको याद होगा, इंदौर में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रखा गया। उस रेलवे स्टेशन का नाम बताओ आप। और आप याद रखना, उड़ीसा बना रहा है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। अभी उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का भी निधन हो गया, ये भी ध्यान रखना बढ़ते। तो गाइज ये लीजिए, अगस्त के तीसरे वाले हफ्ते का दूसरा वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।